नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। जवाब तो चाहिए में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाने का फैसला कर लिया है। इन गतिविधियों में सड़कों पर मार्च करना और सार्वजनिक सरकारी संस्थाओं पर कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। प्रदेश कैबिनेट ने यह फैसला सूचना एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लिखे गए पत्र के कुछ दिन बाद लिया गया। बता रहे हैं कि उक्त पत्र में प्रियांक ने संघ और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी थी। सिद्धरमैया सरकार ने इस मामले में भाजपा के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार का 2013 का एक सर्कुलर भी जारी किया, जिसमें स्कूली परिसरों और उससे जुड़े खेल के मैदानों का इस्तेमाल सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सीमित कर दिया गया था। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए नियम बनाए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को यह फैसला लिया। इन नियमों के तहत अब सार्वजनिक जगहों, सड़कों और सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के पथ संचलन या शाखा नहीं लगाया जा सकेगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धरमैया ने 14 अक्टूबर को राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग कर दी थी। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस की मानसिकता तालिबानी जैसी है, तो वहीं कर्नाटक सरकार द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेताओं ने इस आदेश को लोकतंत्र विरोधी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उन्होंने आरएसएस को एक देशभक्त संगठन बताया और कहा कि प्रतिबंध से संघ की विचारधारा और मजबूत होगी। भाजपा ने सरकार से तुरंत आदेश वापस लेने की मांग कर दी है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे इन सभी पहलुओं को और पूछेंगे क्या ये बैन संविधान के दायरे में है या फिर सिर्फ राजनीति का खेल है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। Did not hoist the Indian flag for 52 years. And on Independence Day, if Modi ji is going to praise the RSS, he is doing great injustice to the chair he is occupying and is insulting the Indians who fought for the freedom struggle and the current generation as well. If really BJP thinks that RSS has worked for the upliftment of the people, let us have a debate. An open debate with any BJP leader on the contribution of RSS to the nation. Why are they so secret? राज्य में कोई तनाव पैदा करने की कोशिश करे और करने की जो सुनियोजित तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? तनाव बंद करना और सारे कर्नाटक में भाईचारा की संपर्क बनाए रखना। तो इसलिए अगर कोई सरकार सोचे कि कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है तो उठा सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आरएसएस क्या करना चाहते हैं बखूबी से कर्नाटक के आम लोगों को यह पता है। देश के अंदर देश के लोगों के प्रति निष्ठा से सेवा करने वाली संस्था, देश के अंदर देशभक्ति की जागृति की एक जोत जगाने वाली संस्था के प्रति इस तरह के बैन जो है अच्छे नहीं है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वो राजनीति से कितने प्रेरित रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में सीधे तौर पर ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्च पर प्रतिबंध लगाना या उसको परमिशन न देना ये किसी भी तौर पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय न्याय करेगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्च निश्चित रूप से निकलेगा। जहाँ तक कुछ लोग ये सोचते हैं कि संघ पर पाबंदी लगा दें या संघ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, तो ऐसा जिसने सोचा है अब तक उसका समूल नाश हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी है, लेकिन जिस तरीके से ये फैसला जो सामने आया उसके बाद लगातार कई ऐसी हलचलें हैं जो साफ तौर पर सामने आ रही हैं। बीजेपी इसका साफ तौर पर विरोध कर रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार जिस तरीके से जो सोच दिखा रही है वो अपने आप में
सवाल के घेरे में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता है खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद जी। वरुण त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। विकास मिश्रा सनातन महासभा के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। और मुस्लिम स्कॉलर है हाजी नाजिम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नाजिम जी। तो फिलहाल जिस तरीके से आप सभी मेहमानों ने प्रतिक्रियाएं भी सुनी और जो खास मुद्दा है उस पर आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा का सबसे पहले रुख करेंगे। खेमचंद जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब कर्नाटक सरकार ने साफ तौर पर फरमानी इसको कहेंगे जो जारी किया है और संघ को तालिबानी सोच वाला एक संगठन यहां पर बताया गया है, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। नमस्कार, जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे फेलो पैनलिस्ट विकास जी, वरुण जी और हमारे अन्य पैनलिस्ट भाई आज हाजी नाजिम भाई हमारे जो मित्र हैं, उन सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में इतनी डूब गई है, जिनके वरिष्ठ नेताओं ने, जिनके नाम पे वो राजनीति करते हैं, आरएसएस सबसे बड़ा जो प्रदर्शन होता है हमारी शक्ति का जो 26 जनवरी का वहां पे बुलाया था, आज वो होने नहीं देना चाहते। आज उसी आरएसएस के प्रोग्राम में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको सजा देते हैं, उनकी नौकरी को बर्खास्त करते हैं, उनको हैसल्स क्रिएट करते हैं। ये दिखाता है कि आज जिस तरीके से आरएसएस अच्छा काम कर रही है, व्यक्ति निर्माण कर रही है, राष्ट्रवादता की बात कर रही है, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात कर रही है, नकारात्मक शक्तियों को नेस्तनाबूद करने का जो आप कह सकते हैं कि आरएसएस के वर्कर और आरएसएस के कार्यकर्ता जिनका एक राष्ट्रवादता के आधार पर निर्माण हुआ है, वो काम कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीति खिसकती हुई नजर आ रही है, बिखरती हुई नजर आ रही है, खत्म होती नजर आ रही है। इसीलिए आज ये आरएसएस पे अटैक कर रहे हैं। जो हम सब जानते हैं कि आरएसएस किसी के विरुद्ध नहीं है। आपने देखा किस तरीके से आदरणीय मोहन भागवत जी ने जब व्याख्यानमाला की, उन्होंने साफ कहा कि आरएसएस सबके लिए अवेलेबल है। आरएसएस किसी एक के लिए नहीं, एक पार्टी के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो भी आरएसएस से सहयोग मांगता है हम देते हैं। उन्होंने इंस्टेंस भी बताया कि जब कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ और युवा मोर्चा का जब लाखों लोग आए और इनसे व्यवस्था नहीं संभल पाई, तो उस समय ऑफिशियली आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, मतलब मोहन भागवत जी जब वहां प्रचारक थे, उनको फोन किया गया कि आप हमें कृपया हेल्प करिए खाना बनाने में, रसोई को संभालने में। तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने रसोई संभाली और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भोजन कराया, व्यवस्था संभाली। तो ये ऐसे संगठन को जो देश हित में सोचता है, सबके लिए सोचता है, अपने विचार के आधार पर काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, उस पर जो कुठाराघात की जा रही है, मैं ऐसा समझता हूं ये साफ साफ इनके डर को दिखाता है। इनकी अपीजमेंट राजनीति जो समुचित सोच है उसको दिखाता है। लेकिन जितना ये आरएसएस को दबाएंगे, ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं, इसका जवाब यहाँ पर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता वरुण त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, ऐसी क्या आन पड़ी हुई है कि अब आरएसएस को आप लोग बैन करने की बात कर रहे हैं, पथ संचलन नहीं होगा, कोई भी जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाने का आप लोग जिक्र कर रहे हैं। संघ ने तो कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ भी, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस तरीके से संघ की नीत और नियत रही वो जग जाहिर है, वो किसी से नहीं छुपा हुआ। और मैं ये बताना चाहूंगा, तमाम इन्हीं के संघ के जो वर्कर रहे पूर्व में, उनके तमाम वीडियोस पड़े हुए सोशल मीडिया के ऊपर, और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी कहीं ना कहीं शोषण आरएसएस में हुआ। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि 19 अक्टूबर 2025 को जिस दिन ये कार्यक्रम होना था कर्नाटक के अंदर, उसी दिन आप ये देखिए कि भीम आर्मी और भारतीय दलित पैंथर्स, इनका भी कार्यक्रम उसी रूट के ऊपर होना था। तो प्रशासन के पास कुछ ना कुछ एलआईयू या जो इंटेलिजेंस का उनका इनपुट रहा होगा, उसी आधार पर अगर उन लोगों ने इस चीज के लिए वहां पे आरएसएस या अन्य पार्टियों को उस रूट पे कहीं ना कहीं अगर जाने से अगर आरएसएस को रोका, तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का अपना एक निर्णय था। कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्य और आपसी भाईचारा खराब ना हो। आपने देखा होगा कि जहां नहीं, लेकिन त्रिपाठी जी, आपसी भाईचारा तो कभी खराब नहीं हुआ। पथ संचलन इससे पहले भी हुआ, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में निकला, आज तक ऐसी कभी कोई शिकायत कहीं से भी नहीं आई। अब आप लोगों को ऐसा दिमाग में क्या उत्पन्न हो गई ये चीजें कि खराब हो जाएगी स्थिति, भाईचारा खराब होगा? यही मैं जानना चाह रहा हूँ। अब नहीं, देखिए, ये शासन प्रशासन का निर्णय था। जब शासन प्रशासन, आपको लगता है कि शासन प्रशासन इतना सक्षम है कि वहां खुद निर्णय ले लेगा? देखिए, शासन प्रशासन ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा, और ये इनपुट था प्रशासन के पास कि कोई बड़ी
अनहोनी हो सकती, कोई घटना हो सकती। इससे पूर्व में भी तमाम जो है घटनाएं पूरे जो है देश में तमाम जगह हुई। तो अगर शासन प्रशासन ने कोई निर्णय लिया तो उसका स्वागत होना चाहिए। आप उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के कांग्रेस को कोस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उठा के देखिए, राजस्थान के अंदर उठा के देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आप उठा के देखिए। शासन प्रशासन ने अगर निर्णय लिया, योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार साहब जितने निर्णय ले रही है, शासन प्रशासन निर्णय ले रहा है, बहुत अच्छा है। अगर कर्नाटक की अगर सरकार ने निर्णय लिया है या कर्नाटक के शासन प्रशासन ने तो निर्णय जब लिया आपकी है, सरकार तो उसमें ठीक है, भाजपा आप के- शासन प्रशासन पे कर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तो आपने इतनी छूट दी थी? पहले की सरकार उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं कि शासन प्रशासन निर्णय लेता, आला कमान आपका निर्णय लेता था ना? देखिए, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं जानकारी जुटाता है, उसी आधार पर सरकार ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसका और ठीक है, सनातन महासभा के प्रवक्ता भी आम लगातार जनता बने हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक मिश्रा, विवेक जी, अब मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं कि अगर संघ पथ संचलन करता है या फिर जो शाखा है वो वहां पर रखती है, उससे क्या माहौल बिगड़ेगा? और शासन प्रशासन को ऐसे क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल गई कि यह माहौल खराब होने वाला है, जैसा कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं? जी, पैनलिस्ट सभी पैनलिस्टों को नमस्कार है और सभी को दीपावली और सभी त्योहारों की बधाई। देखिए, जहां तक इस समय जो कांग्रेस ने कर्नाटक में बैन लगाया आरएसएस के कार्यक्रम पर, तो मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो, एलआईयू अगर कोई ऐसा इनपुट देती है कि ये संस्था ये जो प्रोग्राम करने जा रही है इसमें कोई घटना हो सकती है, कोई बवाल हो सकता है और पूर्व में उस संस्था द्वारा ऐसा कुछ किया गया हो, तो ये चीजें समझ में आती हैं। आरएसएस के तमाम कार्यक्रम हम लोग देखे, बड़े शालीन ढंग से, बड़े सुचारू रूप से, बड़े व्यवस्थित ढंग से होते हैं। उसमें किसी भी तरीके का कोई बवाल नहीं होता, निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। सनातन का विरोध दिखाई पड़ता है क्योंकि बहुत ही अच्छा एक स्वरूप दिखाते हैं आरएसएस के लोग। सनातनियों का जो एक संस्कार, एक तरीका होता है, वो आरएसएस के लोग चूंकि अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सनातन का विरोध भी दिखता है। और कांग्रेस तो इसमें पहले से ही करती आई। 1991 वर्षिप एक्ट इसका उदाहरण रहा है कि सनातनियों पे सदैव इनका ये दिक्कत रही है। हाँ, जहां तक अभी प्रेजेंट में आरएसएस पर खुल के जो बैन की बात हो रही है, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई तब से सभी धर्मों को समानता मिली, मतलब सनातन को भी समानता मिली। उससे पूर्व सनातनियों को उतना सम्मान इस देश में नहीं मिलता था। मैं खुल के बात कह रहा हूं, आज हम खुल के यहाँ पे बात कह सकते हैं, खुल के हम अपने विचार रख सकते हैं। ये 2014 के बाद से हुआ। अब वे बौखलाहट है कि कैसे किया जाए, तो समझ में आता है कि आरएसएस को बैन कर दो। आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, कहीं आरएसएस के द्वारा भाजपा का प्रचार ना हो जाए, भाजपा को पुनः कहीं स्थापित ना हो जाए, इस वजह से एक राजनीतिक प्रेरणा भी नजर आती है। और कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता। आरएसएस के जितने भी लोग, जितने भी आम जनता भी अगर आरएसएस को कोई कैंप ज्वाइन करती है, कोई संघ की शाखा ज्वाइन कर रही है, सुबह उठते हैं ये लोग, एक्सरसाइज करवाते हैं, व्यायाम करवाते हैं और एक ढंग दिखाते हैं कि किस तरीके से समय अनुकूल हमें सारे कार्य करने चाहिए व्यवस्थित ढंग से। इससे अच्छा संगठन और क्या होगा? आपातकाल में आप कभी देखिए, कभी बाढ़ होती है, इस तरीके की घटनाएं होती है, वहां आरएसएस के लोग निस्वार्थ भाव से किसी भी शुल्क के बगैर कार्य करते हैं। जहां कांग्रेस नहीं पहुंचती वहां पर आरएसएस कार्यकर्ता जरूर पहुंचते हैं। आज ही नाजिम साहब भी लगातार बने हुए हैं। नाजिम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिरकार वहां पर ऐसी क्या समस्या बन गई, क्योंकि आरएसएस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं बहुत शालीनता के साथ संपन्न कराए जाते हैं। आज तक तो ऐसी कभी शिकायत नहीं आई, अचानक से माहौल कैसे खराब हो सकता है? हाँ शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ शर्मा जी, देखिए, जब ऐसे आयोजन का प्रयोग किया जाता है या होते हैं आयोजन, तो देखिए उसमें एलआईयू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हो सकता है कि एलआईयू ने किसी ऐसे बात बताई हो जिससे वहां का माहौल खराब हो सकता है। तो देखिए, माहौल को सही रखने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भी वहां उस तरीके का माहौल ना क्रिएट हो, किसी का नुकसान हो। तो देखिए, ये तो शासन प्रशासन के अच्छा काम है कि उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने उस प्रोग्राम को बैन कर दिया हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एलआईयू बड़ा स्ट्रांग है। एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर ये सारी चीजें होती है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन अभी एक साथी कह रहे थे 2014 का जिक्र कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई 2014 से पहले क्या अन्य धर्म वाले कोई सुरक्षित नहीं थे? जो भी ये धर्म मानते थे, मुगल काल के अंदर भी सनातन धर्म सुरक्षित था। ठीक है, और दो चीज निकल के सामने आती है इसमें। ठीक है, हाँ नाजिम जी, पीएफआई पर फिर इतनी नरमी क्यों हो जाती है वहां पर? दूसरी चीज, आप कह रहे हैं, जो संस्था का आप नाम ले रहे हैं, कि जब वो रिपोर्ट देती है तो उसके आधार पर शासन प्रशासन काम करता है। यूपी से लेके हर एक तरफ तक मदरसों को लेकर इस बात का जिक्र होता है कि गलत चीजें पढ़ाई जा रही हैं, वहां से आतंकवाद पनप रहा है, मानसिकता बदली जा रही है, उस पर भी बैन होना चाहिए फिर?
फिर आप उसको सही ठहराएंगे जब ये फैसला आएगा तो? शर्मा जी देखिए, जो देश हित के लिए फैसले होते हैं उसका हम स्वीकार आप लोग करते हैं, सबसे लेकिन पहले जो अभी सड़कों पे आपने उतर जाते हैं पत्थर लेके। सर क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि अभी टीवी पर बैठ के समर्थन करना बड़ा मजाक लगता है, लेकिन अच्छा सुन लीजिए, ठीक है। हाँ शर्मा जी सुन तो लीजिए, हाँ सुन लीजिए शर्मा जी। देखिए अभी आपने कहा मदरसे के बच्चों के लिए, है ना, अभी हम देख रहे हैं आप जो फुटेज चला रही है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में डंडे दे रखे हैं। भाई इन बच्चों को एजुकेशन की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, इनके हाथों में आपने डंडे थमा दिए। ये किस तरीके का देश आप लोग बनाना चाहते हैं? नाजिम जी, डंडे के साथ साथ वो लोग एजुकेशन भी ले रहे हैं। उनको 24 घंटे उन बच्चों को यहीं पर शिक्षा नहीं दी जा रही है, देश प्रेम की शिक्षा दी जा रही है। और उनके बच्चों के द्वारा जो बच्चे वहां पर लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, कोई भी ऐसी वीडियो, तो आप दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी आपने कहा कि बहुत कौन सी ऐसी वीडियो, देखिए अगर सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो भरी पड़ी है। अभी एक हमारे मित्र थे, सुन तो लीजिए सर, अभी एक हमारे मित्र थे काश्मीर साहब, जो हमेशा बीजेपी की तारीफ करते रहते थे, हमेशा धामी सरकार की तारीफ करते थे। वहीं पे एक आरएसएस के प्रोग्राम में उन्होंने दशहरे की शुभकामनाएं दे दी थी। वहीं पे वीडियो है मेरे पास। पीएफआई पर तो खुली छूट, लेकिन आरएसएस पर बैन क्यों, ये जानने की हम कोशिश कर रहे थे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सनातन महासभा के प्रवक्ता भी हैं विकास मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्योंकि देखिए अभी ब्रेक पर जाने से पहले नाजिम साहब लगातार कह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके हाथों में डंडा यहाँ पर दिया गया है, उनको एजुकेशन की जरूरत है। इस पर मैं आपका जवाब जरूर चाहूंगा। जी बिल्कुल, जहां तक एजुकेशन की बात है तो मैं समझता हूँ आरएसएस में जितने भी लोग हैं उन सब बच्चों को शिक्षा उचित रूप से दी जाती है। और रही हाथों में डंडे की बात, तो डंडा कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे कोई विवाद कुछ इस तरीके की चीजें पैदा की जाए। एक आत्मरक्षा के लिए अगर कोई चीज सिखाई जा रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। परंतु उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों में जो है हथियार दे दिए जाते हैं उनके हाथों में, कभी अगर हमारे मुस्लिम स्कॉलर उसके बारे में बोलते तो बड़ा अच्छा लगता। भाई अगर मदरसों के बारे में जब बात होती है, इतनी तकलीफ होती है, तो इसमें भी आपको तकलीफ होनी चाहिए भाई, निश्चित रूप से। मैं समझता हूँ कहीं से भी हाथों में डंडा टिकाना कोई देशद्रोह नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है, एक आत्मरक्षा का एक तरीका है, वो एक सिखाया जाता है। और हमारे समझ से हमारे जो राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उन्होंने सदा डंडा लेके चले हैं, और ये उसमें कोई गलत परहेज कोई बात नहीं है उसको। चलिए ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हैं खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद जी, अब लगातार इस बात का ही जिक्र किया जा रहा है कि वहां पर एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में कहा गया था कि माहौल बिगड़ सकता है, चीज़ें खराब हो सकती है। कांग्रेस सरकार लगातार इस चीज़ के लिए लगातार पहले भी फैसले लेती हुई नजर आई है। अगर पहले की हम बात करते हैं, मौजूदा स्थिति में भी इस तरीके की बात कांग्रेस प्रवक्ता कर ही चुके थे। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से आके विदेश में भारत को लेकर बदनामी का काम करते हैं, उसका फिर क्या होगा? ये सब बकवास है, ये सिर्फ बहानेबाजी है। आरएसएस का जो पद संचलन है वो बहुत ही डिसिप्लिन होता है, उसमें कोई नारेबाजी नहीं। लेकिन नाजिम जी तो कह रहे हैं कि ऐसी तमाम वीडियो पड़ी हुई है नेट पे, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कौन सी वीडियो है जिसमें आरएसएस का पद संचलन हो रहा हो और मिसमैनेजमेंट हो रहा हो। आरएसएस का पद संचलन का मतलब बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट, बेस्ट एग्जांपल ऑफ अच्छा नाजिम जी कुछ कह रहे, एक बार उनको भी स्क्रीन पर लाइए, एक बार स्क्रीन पर लाइए। नाजिम जी को कुछ दिखा रहे थे, वो देखना भी जरूरी है। अपने अच्छे मित्र हैं, वो उधर उधर की बातें करके कंफ्यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं, कोई वीडियो नहीं है पद संचलन का। मैं चैलेंज कर रहा हूं इसमें आरएसएस की तरफ से क्या है उस वीडियो में, नाजिम जी बताइए ना। मैं आरोप लगाना थोड़ा ना कुछ होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं देखिए आरएसएस जो अच्छा काम कर रही है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, राष्ट्रभक्ति के लिए काम कर रही है। भाई इस वीडियो के अंदर क्या दिखाया गया है? इस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया कि एक मुस्लिम साहब ने दशहरे की शुभकामनाएं दे दी थी, वहीं पे नाराज होकर एक आरएसएस के बंदे ने कितनी उनकी बेइज्जती करी है भाई, उसमें वीडियो में ये दिखाया गया। और आप ये कहते हैं कि बेइज्जती बातचीत वो एक अलग चीज है नाजिम जी। पत्थरबाजी, डंडे से मार लगाना, तलवार लेके आगे निकलना, वो अलग चीज होती है। कुटिलता के साथ साजिश रचने का काम कांग्रेस ने किया है। अगर आपने तलवार की बात कही है तो भाई हमने उत्तर प्रदेश के आगरा में किस तरीके से तलवार लहराते हुए देखा था, ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक संगठन ने किस तरीके से तलवार लहराई थी। और दूसरी बात सुन लीजिए, किस तरीके से फतेहपुर के अंदर एक मकबरे को
किस संगठन ने वहाँ पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? शर्मा जी इस बात को मानते हैं आप या नहीं? भाई मैं कह रहा हूँ कि फतेहपुर के अंदर एक मकबरे को नुकसान पहुंचाने के लिए वहाँ पर संगठन पहुंचा था और लाठी डंडे उनके हाथ में थे। क्या आप मानते हैं कि ऐसे संगठन जो देश के अंदर शांति की अपील करेंगे? बताइए क्या आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती बात नाजिम जी? तालिबानी नेता का आप लोग स्वागत करते हो, आपके लोग वहां पर दारुल उलूम में जाके चरणों में उसके गिरने को तैयार हो जाते हैं। वो संगठन जो तालिबानी संगठन है उसका समर्थन आप लोग करते हो और आरएसएस का विरोध कर रहे हो यहां बैठ के। शर्मा जी अब आपने देखिए तालिबान का जिक्र करा, तो देखिए मैं तालिबान को ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारत के मुसलमान ने हमेशा तालिबान खिलाफ रहा है। क्या बात करते हैं नाजिम जी, खिलाफ रहा है तो बिल्कुल उसके चरणों में गिरने की जरूरत क्या थी आप लोगों को? जो स्वागत के लिए आप लोग चले गए दारुल उलूम, वहां पर जाने की आवश्यकता क्या थी? अगर आप विरोध में थे आपको नहीं जाना चाहिए था। गवर्नमेंट कर रही है, इनका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस की सरकार का बात करते हैं टीवी पे बैठ के बस आप लोग यही बोलते हैं कि हम विरोध में, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग होती है। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा आपके पास, खेमचंद जी मैं आऊंगा आपके पास, त्रिपाठी जी, क्योंकि देखिए परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि अब आरोप यही लग रहा है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा दिया है, क्योंकि आरएसएस की तो कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, किसी भी कार्यक्रम से ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई जहां पर कोई भी ऐसा मतभेद वाली स्थिति बन रही हो या माहौल खराब होने वाली स्थिति बन रही हो। फिर ऐसा क्या हो गया कर्नाटक में? देखिए बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने शासन और सरकार में रहते हुए भी आम जनमानस की बात सुनी, लेकिन आरएसएस का जो ये 19 तारीख का ये जो प्रोग्राम था, जिस मुद्दे पे आज ये बहस हो रही है, मैं इस डिबेट के माध्यम से कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते जो बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सदैव सनातन के साथ रही, सर्वधर्म संभाव की हमने बात की, लेकिन जिस तरीके से डिबेट में बैठ के भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पीएफआई हो या कोई अन्य संगठन, अगर वो दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुले मन से ये बात स्वीकार करता हूँ। दूसरी चीज, आप ये देखिए 2014 से लेकर अब तक भाजपा और भाजपा के नेता तमाम जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये ढिंढोरा पीटते हैं, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, पीएफआई हो। आप मुझे बताइए 2014 से लेकर अब तक 2025 खत्म होने के लिए माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी साहब भेजे? यहाँ बैठ के सब तमाम फर्जी बातें करते हैं। खेमचंद जी बता दीजिए, खेमचंद जी क्या कार्रवाई हुई है बताइए 2014 के बाद से? अरे बसाए तो आप ही लोगों ने थे त्रिपाठी जी, बसाए तो आप ही लोगों ने थे, बसाए तो आप ही लोगों ने थे, इस बात को तो मानेंगे आप मान रहे हैं ना कि लोग 2014 से क्या सफाई हुई है ऐसे लोगों की, यानी कि बसे थे आप लोगों ने बसवाए थे, मान रहे हैं? मैं इस डिबेट 2014 से लेकर अब तक भेजे गए। ठीक है तो जवाब दे दीजिए खेमचंद जी, जवाब दे दीजिए। भाई ऑन रिकॉर्ड है, इनके तत्कालीन होम मिनिस्टर ने बोला कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में है। यहाँ पे बिना किसी डॉक्यूमेंट के रहने वाले बांग्लादेश करोड़ों की संख्या में, और इन्होंने लाखों की संख्या में रोहिंग्या को ही बसाया। और रोहिंग्या सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ऐसा नहीं कि सीमावर्ती जिलों में बसाए, पूरे देश को चीरते हुए देश के शीर्ष जम्मू में, जहाँ पे हमारी आर्मी और एयरफोर्स का केंद्र है, आर्मी और एयरफोर्स का वहाँ पे जो छावनी है, उसकी बगल में इन्होंने हजारों की संख्या में रोहिंग्या को वहाँ पे बसाया। ये 2014 के बाद के नहीं, पहले के। खेमचंद जी मैंने ये तो कह ही दिया ना कि जब त्रिपाठी जी मान रहे हैं कि भाई हमने बसाया है वहाँ पे, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और भिन्न भिन्न माध्यम से आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट किया जाएगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया है कि किसी भी इलीगल माइग्रेंट को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। भारत के रिसोर्सेज पे भारतीयों का अधिकार है, चाहे वो भारतीय हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन यहाँ पे जो नाजायज तरीके से रह रहे हैं। अरे ठीक है, अगर भाजपा सरकार नहीं भेज पाई, ठीक है, आप जैसा आरोप लगा रहे तो आप ही भिजवा देते ना पहले की सरकारों में। आप लोगों ने क्यों बसने दिया? क्यों आप लोगों ने क्यों बसने दिया? अगर आप ही लोग भेज देते तो भाजपा को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये देखिए 2004 से लेकर 2014 तक हमने जितने भेजे, क्या इन लोगों ने अपने कार्यकाल में भेजे? अरे त्रिपाठी जी अगर आपने भेजे थे तो फिर अब इतने बच कैसे गए? सवाल तो ये है ना, अगर आपने भेज ही दिए तो इतने जो बाहर के लोग बच कैसे गए वो यहाँ पे? देखिए मैं बताता हूँ, अगर बच गए 2014 से लेकर तमाम मुद्दे उठाती चली आई है भाजपा और आरएसएस, क्या आपने भेजे? और भेजे तो कितने भेजे उसका आंकड़ा बताएं। खेमचंद जी इसका आंकड़ा बता दीजिए आप। इस तरीके से पूरे देश को गुमराह देश को गुमराह करके भी सरकार उन्हीं की बन जाती है। यही तो बड़ा
एक समझने वाला पॉइंट है त्रिपाठी जी। इनके चैते वकील वो कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि रोहिंग्याओं को इंडियन गवर्नमेंट अमानवीय तरीके से डिपोर्ट कर रही है, बोट में बैठा रही है। इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा कि आप हल्ला मचा रहे हैं, इसका मतलब कुछ हो रहा है ना, हो रहा है, होगा, तेजी से होगा, वो दिन दूर नहीं है। त्रिपाठी जी खास बात मैंने देखी है, ठीक है त्रिपाठी जी किया जाएगा, आप लोग आप कांग्रेस पार्टी ना, रिपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की खास बात ये चीज देखी है कि आप लोग बस आग लगा देते हैं, उसके बाद आप शांत पड़ जाते हैं। एसआईआर का मुद्दा ऐसे ही उठा, बांग्लादेशियों का मुद्दा ऐसे ही उठा, उसके बाद राहुल गांधी जी शांत हो गए, रैलियां निकाली बिहार में एसआईआर के खिलाफ, फिर आप लोग शांत हो गए। देखिए बिल्कुल नहीं, मैं अब एक नया मुद्दा आप लेके आ गए हैं, मुद्दा आप लोगों के पास और कुछ नहीं बचा है। नहीं देखिए जो जनहित के मुद्दे होंगे हम वो उठाएंगे, लेकिन 2014 से लेकर अब तक इन्होंने कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी साहब भेजे? डिबेट में बैठ के बात करना और धरातल पे काम करना, ठीक है, उसका जवाब वो दे देंगे, उसका वो जवाब दे भी रहे हैं, आपने शायद सुना नहीं। लेकिन मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जब विदेश में जाके भारत का अपमान करते हैं, जब आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों नहीं बोलते कि नहीं गलत कह रहे हैं? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मंचों पे पहुंच के साथ कितनी बार देश का अपमान किया है। उन्हें साहब खुली छूट, उनके लिए साहब क्लीन चिट। क्या अपमान किया है राहुल गांधी खेमचंद जी, क्या अपमान किया है? मुद्दे उठाते तो साहब इतनी दर्द और इतनी पीड़ा क्यों? ठीक है खेमचंद जी बता दीजिए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश का विदेशों में जाके मान सम्मान बढ़ाया है। ये मोदी जी हैं जो लाखों की संख्या में भारतीयों को अमेरिका जैसे कंट्री में इकट्ठा कर सकते हैं, और वहां पे जिस तरीके से प्रदर्शनों में खुद ह्यूस्टन में था, उस समय ह्यूस्टन ऐसा लग रहा था कि हमारा मुंबई है, हमारी दिल्ली है, हमारा कोलकाता है, हमारी चेन्नई है। को आगे बढ़ा लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। त्रिपाठी जी मैं आपसे अब एक चीज ये समझना चाहूंगा कि आपने बोला कि लगातार आरएसएस की जो विचारधारा है वो गलत दिशा में जा रही है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, और माहौल खराब होता है। मैं ये समझना चाहूंगा क्योंकि 100 साल हो चुके हैं आरएसएस को, ऐसी कौन सी विचारधारा है जिससे अभी तक किसी को परेशानी हुई, किसी को ठेस पहुंची? दूसरी बड़ी चीज, कोई आपदा आती है आरएसएस सबसे पहले आगे खड़ा होता है, उनके कार्यकर्ता सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। क्या ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की? आप ये तो बताइए ना। देखिए वहां पे जो रिपोर्ट्स आई, खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट्स ऊपर दी, मैं इस डिबेट के माध्यम से मैंने पहले ही बताया कि भीम आर्मी और भारतीय दलित पैंथर का भी उसी रूट पे था, प्रोग्राम तय था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन ने को ये इनपुट था कि कोई यहाँ पे संघर्ष की स्थिति बन सकती, कोई जो है घटना हो सकती है, तो आम जनमानस को सुरक्षा पहुंचाने के दृष्टिकोण से ये निर्णय लिया गया। तो इस निर्णय में हर्ष क्या? आपको लगता है त्रिपाठी जी कि जहां पर आरएसएस की इतनी भारी भरकम भीड़ होगी वहां पर कोई असामाजिक तत्व घुस पाएंगे? 100 साल में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए वहां हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की आप स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश की आप स्थिति देखिए, राजस्थान की देखिए, तो तमाम घटनाएं पूरे देश में होती हैं। तमाम शासन प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी और सरकार मिलके निर्णय लेती है। तो ये उनकी मानसिकता है, आरएसएस और आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग। उसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, एक सेकेंड। प्रियंक खड़गे जी को भी साहब गाली गलौज दिया गया, और साहब जो है कहीं ना कहीं तालिबानी नहीं, वो तालिबानी सोच का वो जिक्र कर रहे हैं। आरएसएस ने क्या ऐसा कर दिया जिससे तालिबानी सोच सामने आती है? आप ये बता दीजिए। प्रियंक खड़गे जी जो बोल रहे हैं कि आरएसएस की सोच तालिबानी जैसी है, क्या ऐसा किया आरएसएस ने? ये आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। नहीं बताने के लिए मैंने बताया ना इस डिबेट के माध्यम से, शासन प्रशासन इन सब चीजों को तय करता है। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन का क्यों बार बार डाल रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मिश्रा जी, शासन प्रशासन पर डालना और उसके बाद ये नहीं बताना कि आरएसएस ने क्या है। शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है कि उनके राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई अपने कार्यक्रम, अपना प्रदर्शन, अपने जिस तरीके से पथ संचलन करना चाहे तो उसको पूर्ण सुरक्षा दी जाए, उसके लिए माहौल बनाया जाए, उसका परमिशन दिया जाए। ये 100 साल का उपलक्ष्य है, ये आरएसएस का शताब्दी वर्ष है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई हिंसा फैलाई जा रही है या कहीं भी हिंसा रिपोर्टेड हुई हो या किसी भी पथ संचलन में आपको ऐसी घटनाएं दिखाई दी हो जिसकी वजह से आप अपने यहाँ पे पथ संचलन ना अलाउ करें। और बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में क्यों, खेमचंद जी, बड़ी बात यह है कि पथ संचलन तो और भी जगह होता है,
कि कार्यक्रम और भी कर्नाटक जगह में होते हैं, लेकिन इसलिए- कर्नाटक में ये डर क्यों कर्नाटक सामने में आया? इसलिए क्योंकि इनका कुशासन वहां पे इतना ज्यादा व्याप्त हो चुका है। हम्म। कुशासन की वजह से जनता त्रस्त है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से वहां पे जो सनातनी अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन समझ रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ठीक है, मैं धमकाया आऊंगा जा आपके रहा है। पास, उनको खेमचंद ऐसा जी। लगता है, मिश्रा जी। अगर संघ के स्वयंसेवक बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको बल मिलेगा, और उनको अगर बल मिला तो इनकी जो कर्नाटक की सरकार है वो बाहर हो जाएगी, गिर जाएगी, खत्म ठीक है। हो जाएगी। उसी डर की ठीक है, वजह मैं से आऊंगा की आपके वजह पास। से विकास उन्होंने मिश्रा ऐसा जी, सरकार गिरने का और डर सता रहा है, इसलिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं प्रशासन पर दबाव डलवा के कि ये कहिए कि माहौल खराब हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं ये लगता है इनको, क्योंकि आरएसएस का कार्य जो है वो देश को एकता अखंडता मिलाना है, और जब ऐसी कोई बात आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सोच विपक्षियों के मन में आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा पुनः स्थापित हो जाए कर्नाटक में भी। क्योंकि अभी बहुत अच्छी बात विनोद त्रिपाठी जी कह रहे थे कि पीएम मोदी जी विदेश में देश का नाम खराब कर रहे हैं। त्रिपाठी जी आपको बता दें, मोदी सरकार में ही 2 बार पाकिस्तान में खुल के हमने मारा और पूरे विश्व ने साथ दिया, कोई विरोध में नहीं था। ये वही देश था जो पाकिस्तान से सदैव डर जाता था। अमेरिका ने टैरिफ लगाया और हमने खुल के उसका विरोध किया, सीना तान करके विरोध किया, हम दबे नहीं। ये वही देश था जो वहां पे हम नतमस्तक हुआ करते थे। और आप बता रहे हैं कि विदेशों में पीएम मोदी देश के बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में बात करिएगा जो वहां स्टेटमेंट देते हैं। और एक फैक्ट बताता हूं आपको, कांग्रेस की एक सभा में पीएम मोदी जी की माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, क्या उसके बाद कांग्रेस को बैन कर दिया जाए पूरे देश में? कभी आरएसएस के किसी प्रोग्राम में किसी के कोई अपशब्द सुने आपने? एलआईयू का और शासन प्रशासन का आप बता करके उससे पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं है कि इसका जवाब दे दीजिए, बहुत अहम सवाल है। एक बात और कहना चाहूंगा, अभी हमारे हाजी नाजिम साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आगरा में तलवारें लहराए गए, फतेहपुर में जो हुआ है, नाजिम जी 2019 से लगातार हमारी शोभा यात्राओं में पथराव होते हैं, पुलिस में पथराव किए जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर इस तरीके से अटैक कर दिए जाता है। उसके बारे में कभी कुछ बोला होता तो भी अच्छा लगता। ठीक है, सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता इसका जवाब ले लेते। त्रिपाठी जी बताइए, प्रधानमंत्री की माताजी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना फिर तो आप लोग को बैन करना चाहिए। अब आप उसको गलत नहीं ठहराएंगे, आरएसएस ने ऐसा क्या कर दिया, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। त्रिपाठी जी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। नाजिम जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि आरएसएस की सोच तालिबानियों जैसी हो गई है। ऐसा क्या कर दिया है? क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता तो बता नहीं पा रहे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हाँ शर्मा जी, देखिए अब मुझे थोड़ा सा समय देना बोलने के लिए। देखिए हाँ, देखिए आपने पीएफआई की भी बात करी तो पीएफआई तो भारत के अंदर बैन है पूरी तरीके से। और रही बात यहाँ पर अभी तालिबान की बात आई तो तालिबान के गले में माला तो पूरे देश ने देखा किन्होंने आके उनका स्वागत करा। डिप्लोमेटिक स्वागत होता है वो, नाजिम जी। अरे सुन तो लीजिए शर्मा जी मैंने कहा मुझे थोड़ा बोलने का समय दीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पर बात आई थी लीगल इनलीगल वाली, तो ये बता दीजिए 2014 से लेकर 2025 के बीच में कितने घुसपैठिए आई, उसका भी एक सार्वजनिक आंकड़ा होना चाहिए, और कितनों को आपने डिपोर्ट कर दिया उसका भी। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एक पाकिस्तान से एक महिला आई थी, दुबई के रास्ते नेपाल को होते हुए भारत के अंदर आई थी, तो आपने उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया अभी तक? जबकि हमारे जो भारत के नागरिक थे जो अमेरिका में चले गए थे, अमेरिका ने किस तरीके से उनके हाथों में हथकड़ी बांध के वापसी हमारे भारत के अंदर भेजा। ये इस बात पर कोई चर्चा नहीं होगी। जाते हैं, सवाल ये कि आरएसएस ने क्या किया, आप कोई नहीं बता पा रहे हैं इसमें से, ना कांग्रेस प्रवक्ता और ना आप, लेकिन आरोप लगा दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, अरे नहीं सुन लीजिए सर, मैंने देखिए अभी आपने कहा आरएसएस ने क्या किया। भाई देखिए आरएसएस की तारीफ करने के लिए खेमचंद जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे विकास मिश्रा जी बैठे हुए हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके के खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी है, तो भाई ये देखिए शासन और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है अपने राज्य को संभालना। अगर वहां पर इनकेस अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी वारदात होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शर्मा जी आप लेंगे या खेमचंद जी लेंगे या फिर मिश्रा जी लेंगे? खुफिया विभाग उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत चीजें जारी करता है, जहां पर मदरसों में क्या हो रहा है, क्या तालीम दी जा रही है, सभी मदरसों को बंद कर दें। मस्जिदों में क्या हो रहा है, सभी मस्जिदों को बंद कर दें। शर्मा जी मदरसों के अंदर दीनी तालीम दी जाती है, ये वही मदरसे हैं जहां से पूर्व राष्ट्रपति क्या बात करते हैं आप हाजी नाजिम जी, कितने केसेस सामने आ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ मदरसों को तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जाता है। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है। आरएसएस टारगेट नहीं हो रहा, कांग्रेस सरकार के द्वारा आप लोग टारगेट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
कितने केसेस सामने आते हैं। अभी का हाल ही में केस सामने आया था, बच्चों से आप लोग क्या नारेबाजी करवाते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा इसी मुद्दे पे आऊंगा आपके पास। त्रिपाठी जी, विकास मिश्रा ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी के लिए किस तरीके से आपकी रैलियों में जो अपशब्द बोले गए थे, आपको भी बैन होना चाहिए। आपकी पार्टी भी इस तरीके की हरकतें करती है, आरएसएस ने क्या किया ऐसा, ये तो आप लोग बताइए। अब आप सुनिए, ठीक है, देखिए मिश्रा जी ने जो बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी की माता का अपमान किया, जिस किसी ने अपमान किया उसका पूरी तरीके से कांग्रेस विरोध करती है। और जब वो पकड़ा गया, वो व्यक्ति कौन था, मैं इस डिबेट के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा अपने साथी से। दूसरी चीज, आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता के साथ जो है इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल गलत है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को दूसरे की माता जी के साथ और दूसरे की बहनों के साथ इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार वाला, जर्सी गाय, इन शब्दों का सब इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री, मुजरा, मंगलसूत्र, आप समझिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी और इन्हीं के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शुक्ला जी, वो एक डिबेट में बैठ के साहब किस तरीके से अवध भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इनके प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, राहुल गांधी के साथ सीने में गोली उतार देने की बात करते हैं। क्या कार्रवाई की भाजपा ने, बताएं मुझे। जो है हमारे पैनलिस्ट साथ में बैठे हुए मिश्रा जी। ठीक है, बताइए मिश्रा जी, बता दीजिए पूरी तरीके से आप खेमचंद जी। नहीं, ठीक है, मैं आऊंगा मिश्रा जी, आपके पास आता हूं। एक चीज, क्योंकि खेमचंद जी आपसे समझना जरूरी है। जब आरोप ये लग रहे हैं, कोई नहीं बता पा रहा है, ना मुस्लिम स्कॉलर ना कांग्रेस प्रवक्ता कि आरएसएस ने क्या किया है, मुद्दे पे डाइवर्ट किया जा रहा है। अब आप बता दीजिए क्यों हो रहा है। खेमचंद जी, आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास मिश्रा जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति यहाँ पे लगातार बनी हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है आपसे, और मैं ये चीज समझना भी चाह रहा हूं आपसे। जी देखिए, जो अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे मेरे प्रश्न के ऊपर, तो उन्होंने सारी चीजें गिनाई भाजपा के लिए, एक भी चीज आरएसएस के लिए नहीं गिनाई। यही सवाल मेरा है कि आरएसएस के लिए आप क्यों नहीं गिना पा रहे हैं, तो फिर ये कैसे उसको बैन कर सकते हैं। सीधा स्पष्ट इनकी बातों से राजनीति यहाँ दिखाई पड़ रही है कि राजनीतिक एक फैसला है आरएसएस के कार्यक्रमों को बैन कर देना। इतनी बातों में एक जिक्र करते हैं, मैंने तो कांग्रेस का सीधा गिनाया ना कि कांग्रेस की सभा में ऐसा हुआ। इस तरीके के जो बयानबाजी और जिस तरीके के इंटेंशनली कार्य होते हैं, यही कार्य जनता को दिखाई पड़ते हैं, और यही वजह के 2014 से लगातार भाजपा सरकार में आती जा रही है। और मैं समझता हूँ विपक्ष अगर इस तरीके से कार्य करती रही तो कहीं ना कहीं वॉकओवर भाजपा को देने का प्रयास करती है। ये बिल्कुल तय है, आपको कार्य करना चाहिए। आपको जिन चीजों के लिए करना विपक्ष में बैठाया जाता है, आपको उसके लिए बात करनी चाहिए। आप बेरोजगार के लिए बात करिए, सड़कों पे आइए, वहां पे धरना प्रदर्शन करिए। मैं तब समझ में आएगा विपक्ष हमारे लिए गया, जनता के लिए कार्य कर रही है। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कभी तालिबानी सोच, आप कभी कहेंगे आरएसएस को बैन कर दो, आप कभी प्रधानमंत्री की माताजी पे इससे आरोप लगाएंगे। ये बहुत गलत चीजें हैं, इसको सुधारिए, राजनीति को सुधारिए, और देश की जनता के लिए अगर आप विपक्ष को चुना गया तो उसके लिए कार्य करना सीखिए। इस तरीके के इंटरेस्टली कार्य बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। ठीक है नाजिम जी, अब आप कुछ गिना पाएंगे? ये सवाल पूरी डिबेट में मैं 5 बार दोहरा चुका हूं। हाँ शर्मा जी, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर देश के अंदर अगर कोई भी नफरत का माहौल पैदा करे, कोई भी संगठन हो, उसको तुरंत बैन कर। अब समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अब आपको आगे दिखाते हैं महाराष्ट्र में हो रहे विकास कार्यों की नवीन जानकारियों का हमारा विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र।